नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विलेयता और विलेयता के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे हेनरी नियम। हेनरी नियम क्या कहता है कि हेनरी ने दो कथन दिए थे गैसों की दर में विलेयता के लिए। दो कथन दिए। पहला कथन है जो ये कहता है कि अगर आपने एक लिया निश्चित तापमान पर, तापमान है वो नियत है, कांस्टेंट है, स्थिर है। आपने लिया विलायक, विलायक, उस विलायक में किसी गैस को घोलते हो, गैस को घोलते हो, गैस मतलब किसके रूप में? विलय के रूप में। इस गैस को घोलते हो तो गैस की मात्रा मान ली, जो गैस है उसकी मात्रा मान ली m। जब ये गैस इसके अंदर घुलेगी तो इसके पृष्ठ पर क्या उत्पन्न करेगी? दाब उत्पन्न करेगी। क्या उत्पन्न करेगी? दाब। इस दाब को आपने पढ़ लिया स्मॉल p। तो हेनरी कहता है निश्चित तापमान पर गैस की मात्रा गैस द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। निश्चित तापमान पर किसी विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो पहला कथन है हेनरी का, निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब, आंशिक दाब के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है। निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब के समानुपाती होती है। आप ये कह सकते हो गैस की मात्रा, गैस की मात्रा जिसको आपने स्मॉल m के रूप में पढ़ा, ये समानुपाती होगी गैस द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब, आंशिक दाब जिसको स्मॉल p के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो m समानुपाती क्या हो गया? p, और m बराबर क्या हो जाएगा? kp। ये हेनरी का पहला कथन हो गया। और ये तब होता है जब तापमान क्या होता है? नियत होता है। तापमान है वो क्या होता है? कांस्टेंट। नियत तापमान पर गैस की मात्रा गैस द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये हेनरी का पहला कथन। फिर आता है हेनरी का कथन सेकंड, दूसरा कथन। कथन सेकंड, दूसरा कथन क्या कहता है? वो भी इसी प्रकार से जैसे ये विलायक है, यहां पर आपने विलायक की मात्रा निश्चित ले ली, विलायक है, ठीक है। इस विलायक में आपने गैस को घोला, गैस को घोलोगे तो यहाँ गैस के द्वारा उत्पन्न होगा क्या? दाब उत्पन्न होगा। और जब ये घोलते हो तो यहाँ पर भी उसका तापमान आपको क्या रखना है? नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है। गैस को जब घोलोगे तो गैस के द्वारा उत्पन्न होगा दाब। ये दाब है इस गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। गैस की मोल भिन्न के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो आप ये कह सकते हो निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब उस गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो दूसरा कथन है हेनरी का, निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में घुली गैस द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब
गैस की मोल बिन चाहे मोल अंश के समानुपाती होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेनरी कथन लिखो। तो निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब उस गैस की मोल बिन के समानुपाती होता है। आप ये कह सकते हो आंशिक दाब जो गैस द्वारा उत्पन्न होता है समानुपाती होता है गैस की मोल बिन के। आप ऐसे पढ़ सकते हो P समानुपाती X गैस। और ये तब होता है जब आप इसके साइड में ये भी कह सकते हो ये तब संभव होता है जब तापमान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। अगर ये समानुपाती का साइन हटाओगे तो P बराबर हो जाएगा KH X गैस, जहां P का मतलब है आंशिक दाब गैस द्वारा, KH का मतलब है हेनरी स्थिरांक, X गैस का मतलब है गैस की मोल बिन। यहाँ पर एक आया KH, इस KH का मतलब होता है हेनरी नियतांक, हेनरी स्थिरांक। और ये हेनरी स्थिरांक है वो विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या आप ये पढ़ सकते हो विलेयता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है हेनरी स्थिरांक के, जो आगे महत्वपूर्ण भी है, जानकारी में भी रख लेना। ये हो गया हेनरी का दूसरा कथन। पहला कथन तो कहता है गैस की मात्रा समानुपाती गैस द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब के। दूसरा कथन कहता है गैस का आंशिक दाब समानुपाती होता है गैस की मोल बिन के। समानुपाती का साइन हटाओगे तो स्थिरांक आ जाएगा। ये तो हेनरी का पहला और दूसरा कथन हुआ। अब इसके बाद में आती है हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिट क्या है हेनरी नियम की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित कोई न कोई प्रश्न आता है नियम से। हेनरी नियम की सीमाएं क्या है? तो पहली सीमा है ताप निम्न नहीं होना चाहिए। ताप निम्न नहीं होना चाहिए या ताप निम्न नहीं हो। दूसरी लिमिट है दाब अत्यधिक उच्च या उच्च नहीं हो। तीसरी कंडीशन है गैस की आणविक अवस्था, गैस की आणविक अवस्था अपरिवर्तित हो। मींस गैस जब विलायक में घोलोगे तो घुलने से पूर्व और घुलने के पश्चात अपनी आणविक अवस्था परिवर्तित नहीं करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, इस पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कैसे? तो इसको उदाहरण के द्वारा समझे हम। तो ये कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस है, इसको अगर आप जल के अंदर घोलोगे तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के रूप में रहेगी, इसकी आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब इस नाइट्रोजन की विलेयता पर तो हेनरी नियम लागू होगा। परंतु अगर यहाँ नाइट्रोजन की जगह आपने ले लिया HCl या आपने ले ली अमोनिया, HCl ले ली या अमोनिया ले ली, और इन दोनों को जल के अंदर घोल दिया, अगर इन दोनों को जल के अंदर घोलोगे तो ये तो बना लेगी आयन H3O प्लस डॉट Cl माइनस, ये बना लेगी यौगिक NH4OH। अब इसकी आणविक अवस्था देखो, इस तरफ पर इस तरफ एक जैसी नहीं है, तो इन दोनों पर हेनरी नियम लागू नहीं होगा। इस पर तो लागू होगा और इस दोनों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि गैस की आणविक अवस्था अपरिवर्तित हो, मींस गैस की आणविक अवस्था बदलनी नहीं चाहिए। नंबर 4 लास्ट सीमा है तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयन, विलयन है वो तनु होना चाहिए, विलय कम मात्रा में गुना होना चाहिए, तब तो हेनरी नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं। दो तरह के प्रश्न आते हैं इस सीमा से संबंधित हेनरी नियम की। एक तो हेनरी नियम की कोई सीमाएं लिखो, या ऐसा पूछा जाता है नाइट्रोजन की जल में विलेयता पर हेनरी नियम लागू होता है, जबकि अमोनिया की या HCl की जल में विलेयता पर हेनरी नियम लागू नहीं होता है। क्यों? तो इस पर लागू होने का कारण है ये अपनी आणविक अवस्था बदलती नहीं है, और इस पर लागू नहीं होने का कारण है ये अपनी आणविक अवस्था बदल देती है। ये हो गई हेनरी नियम की 4 सीमाएं। उसके बाद में हेनरी नियम के अनुप्रयोग, ये तो थी हेनरी नियम की सीमाएं।
अब उसके बाद में हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, उपयोगिता क्या है? हेनरी नियम के 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हमारे सिलेबस में है। पहला अनुप्रयोग है नंबर 1, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, पेय पदार्थ। सोडा वाटर है, सोडा वाटर के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर बढ़ा करके जल के अंदर घोला जाता है, सोडा वाटर बनाया जाता है, जो हमने पढ़ा भी है। कार्बन डाइऑक्साइड को जल के अंदर घोलते हैं, द्रव्य विलीन है। तो इस सोडा वाटर के निर्माण में हेनरी नियम को प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की विलेयता भी बढ़ेगी, या गैस की मात्रा प्रेशर बढ़ाने पर समानुपाती होती है। दूसरा अनुप्रयोग है नंबर 2, वो है जो गोताखोर होता है। गोताखोर को आप पढ़ सकते हो मछुआरे, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। इनको आप इस प्रकार से पढ़ सकते हो, जैसे ये समुद्र तल है, ठीक है, मान लिया ये समुद्र है, नीचे की तरफ क्या है, समुद्र है। तो समुद्र होगा तो उसके अंदर क्या होगा, पानी होगा। इसको मान लिया आपने समुद्र, और ये पृथ्वी तल है। कौन सा तल है, पृथ्वी तल। जब गोताखोर मछली पकड़ने के लिए समुद्र के पेंदर में जाएगा, तो पेंदे में जाएगा तो उस गोताखोर के ऊपर जल आ जाएगा। जल आने के कारण प्रेशर, दाब है वो क्या बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा, गैस की विलेयता, गैस की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। और इस समुद्री जल के अंदर जितनी भी गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नियोन है, ये सारी गैसें इस गोताखोर के रक्त में क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। ध्यान से समझना, वापस बोलता हूँ, गोताखोर कोई मछुआरा है, वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र के पेंदे में जाएगा, यहाँ पर जाएगा मछली पकड़ने के लिए। तो मछली पकड़ने के लिए जाएगा तो इस पर क्या बढ़ा, प्रेशर, तो उसके अंदर रक्त के अंदर सारी गैसें विलय हो जाएगी। जैसे ही वो मछली पकड़ेगा और मछली पकड़ करके वापस पृथ्वी तल पर आएगा, तो पृथ्वी तल पर आने पर उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जिसमें अधिकांश गैसें रक्त में से वापस बाहर निकल जाती है। परंतु एक गैस होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वलय का निर्माण कर लेती है। नाइट्रोजन धमनी के अंदर किसका निर्माण कर लेती है, वलय, रिंग का निर्माण कर लेती है। रक्त का प्रवाह सतत नहीं होता है, नाइट्रोजन वलय का निर्माण कर लेगी तो रक्त का प्रवाह सतत नहीं होगा, लगातार नहीं होता, सतत नहीं होता। और सतत नहीं होने के कारण उस गोताखोर को एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है बेडर्स। कौन सा रोग हो जाता है, बेडर्स। कौन सी गैस के कारण होता है, नाइट्रोजन गैस के कारण होता है। कैसे होता है, तो गोताखोर मछली पकड़ने के लिए पेंदे में जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, सारी गैसें विलय हो जाएगी, पृथ्वी तल पर आएगा, सारी गैसें वापस बाहर निकल जाएगी। बट नाइट्रोजन गैस है वो धमनी के अंदर धमनी में के अंदर रक्त के बीच में वलय बना लेती है। नाइट्रोजन जब वलय बनाएगी, जैसे मान लिया कि ये एक नलिका है, इसमें रक्त का प्रवाह हो रहा, बीच में नाइट्रोजन गैस वलय बनाती है, ऊपर भी रक्त है, नीचे की तरफ रक्त है, तो सतत नहीं होकर के बीच में एयर आ जाएगा। इस एयर के कारण उनको एक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बेडस रोग हो जाता है। अब इस बेडस रोग से बचने के लिए वो किसका उपयोग करता है, तो बेडस रोग से बचने के लिए हीलियम टैंक का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, हीलियम टैंक का उपयोग करता है। हीलियम टैंक का उपयोग करता है, मास्क का उपयोग करता है। उस हीलियम टैंक में पेट पर एक टैंक लगा होता है, उस टैंक में 3 गैसें होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और हीलियम होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो वायुमंडल में होती है उससे कम कर ली जाती है, 56.2% होती है, 56.2% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा लिया जाता है, 32.1 कर लिया जाता है। और हीलियम की प्रतिशत मात्रा को भी बढ़ा दिया जाता है, वो हो जाती है 11.7%। जोड़ लोगे तो 100% हो जाएगी। ये 3 गैसें होती है। तो वो बेडस रोग से बचने के लिए किसका उपयोग करता है, हीलियम टैंक का। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, बेडस रोग से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हीलियम टैंक का। दूसरा प्रश्न बनता है, हीलियम टैंक में कितनी गैसें होती है, 3 गैसें होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, किसकी कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो इस प्रकार से आपको जानकारी रखना। तीसरा एवं लास्ट अनुप्रयोग है नंबर 3, वो है पर्वतरोही, जो अधिक ऊंचाई क्षेत्र पर रहते हैं, पर्वतरोही।
उनको ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने के कारण वो ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करते हैं। अगर ऑक्सीजन मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तो उनको एक रोग हो जाता है। उनको जो रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, वो रोग होता है एनोक्सिया। कौन सा रोग हो जाता है? एनोक्सिया, जिसमें उसके सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इससे बचने के लिए वो किसका उपयोग करता है? ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करता है। अगर ऑक्सीजन मास्क का उपयोग नहीं करेगा तो उनको कौन सा रोग हो जाता है? एनोक्सिया। ये तीन महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है हेनरी नियम के। एक बार वापस देखना, हेनरी नियम दो कथन है, दोनों पर पूछा जाता है। हेनरी कथन लिखो। तो पहला कथन तो है निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब के समानुपाती होती है, m समानुपाती p। अगर इनके बीच में आरेख भी आपसे पूछ ले, इनके बीच में अगर आपसे आरेख भी पूछ ले क्या आंशिक दाब और गैस की मात्रा के बीच में आरेख खींचो तो ये y बराबर mx प्रकार का होगा। एक का मान बढ़ाओगे दूसरे का मान बढ़ेगा। दूसरा कथन है निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब उस गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यहां पर भी अगर आपसे आरेख पूछ ले कि आंशिक दाब और गैस की मोल भिन्न के मध्य आरेख खींचो तो गैस की मोल भिन्न आंशिक दाब एक दूसरे के क्या होता है? समानुपाती होता है। और हेनरी स्थिरांक है, ये हेनरी स्थिरांक विलेयता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर कहीं पे भी कहे तो हेनरी स्थिरांक अगर लिखा हुआ है तो हेनरी स्थिरांक जिसका ज्यादा होगा उसकी विलेयता कम होगी, हेनरी स्थिरांक कम होगा उसकी विलेयता अधिक होगी। फिर हेनरी नियम की सीमाएं, चार सीमाएं हैं। ताप ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, सॉरी, दाब ज्यादा नहीं होना चाहिए, गैस की आणविक अवस्था एक समान प्रकार की होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, और विलयन तनु होना चाहिए। अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग है सोडा वाटर के निर्माण में। दूसरा अनुप्रयोग है गोताखोर वेडस रोग से बचने के लिए हीलियम टैंक का उपयोग करते हैं, जिसमें तीन गैसें होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 56.2, ऑक्सीजन होता है 32.1 और हीलियम होता है 11.7। तीनों में तीनों का पूछ सकते हैं, किसी एक का परसेंटेज पूछ सकते हैं। पर्वतरोही होते हैं अधिक ऊंचाई वाले, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने के कारण उनको एक रोग हो जाता है एनोक्सिया। एनोक्सिया मींस सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इससे बचने के लिए वो ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करते हैं। ये है हेनरी नियम, उसके कथन, उसकी सीमाएं, उसके अनुप्रयोग। अब हम इस पर एक नंबरिकल सवाल देखते हैं। हेनरी नियम, अब हेनरी नियम पर प्रश्न देखते हैं। 5.00 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम एथेन युक्त संतृप्त विलयन का आंशिक दाब 1 बार है। तो 2.50 ग्राम 2.50 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम एथेन घुली हो तो विलयन का आंशिक दाब कितना होगा? दो कंडीशन है, दोनों ही अलग अलग है। पहले दे रखा है एथेन का द्रव्यमान, है ना, एथेन की मात्रा, एथेन की मात्रा कितनी मात्रा है एथेन की? 5.00 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, ये एथेन की मात्रा है। दूसरा दे रखा आंशिक दाब, आंशिक दाब, ये आंशिक दाब भी किसका है? एथेन का है। तो आप ये पढ़ सकते हो आंशिक दाब, और किसका आंशिक दाब है? एथेन का। मान कितना है? 1 बार। और ये है मात्रा एथेन की 5.00 इंटू 10 की पावर -3। दूसरी कंडीशन है 2 नंबर पर, ये कंडीशन है, क्या कह रहा है ये? एथेन की मात्रा, एथेन की मात्रा जिसको स्मॉल m एथेन कह सकते हो, कितनी दे रखी है? 2.50 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम। इसके लिए आपको एथेन का आंशिक दाब निकालना है। एथेन का आंशिक दाब मींस यहां पर आपको P की गणना करनी है, एथेन द्वारा आंशिक दाब कितना उत्पन्न होगा। तो आप जानते हो हेनरी का जो कथन है, हेनरी के अनुसार, हेनरी नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, हेनरी नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि m बराबर होता है kp। आपको निकाल, m दे रखा, p दे रखा, क्या निकालना? k। तो k बराबर क्या हो जाएगा? m अपॉन p। ये हो गया हेनरी नियमानुसार। हेनरी स्थिरांक की गणना हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि m का मान
गैस की मात्रा कितनी है 5.00 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। और एथेन का आंशिक दाब कितना है 1 बार। तो ये आ गया के का मान, मीन्स हेनरी स्थिरांक का मान, हेनरी स्थिरांक का मान आ गया विलियन के लिए। कितना मान प्राप्त हो गया, एक का भार दोगे तो वही 5.00 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम प्रति बार। ये आ गया हेनरी स्थिरांक का मान। अब दूसरी कंडीशन, आपको ज्ञात करना आंशिक दाब। इसके लिए हेनरी स्थिरांक हमें पीछे प्राप्त हो गया, हेनरी स्थिरांक यहाँ पर प्राप्त हो गया के, उस के का मान कितना है 5.00 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम प्रति बार। ये है, आपको आंशिक दाब निकालना है तो यहां पर भी आपने लिख दिया हेनरी नियम से। और हेनरी नियम क्या कहता है कि हेनरी नियम कहता है M बराबर Kp। आपको किसकी गणना करनी है P की, तो P बराबर क्या हो जाएगा M अपॉन K। M का मान, गैस की मात्रा यहाँ पर कितनी दे रखी है 2.50 इंटू 10 की पावर -2। K का मान कितना, और -2 ग्राम है। K का मान कितना 5.00 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम प्रति बार। इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल, बार ऊपर चला जाएगा, इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, सरल किया तो 25/50 मीन्स 1/2, और ये ऊपर चला गया। P बराबर क्या हो गया, इसको ऐसे लिख दिया, ये ऊपर गई तो सरल भी कर लेते हैं, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर, ये माइनस की 3 ऊपर गई तो प्लस की 3, नीचे की तरफ कितना है 5। सरल कर लिया, 250 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। ये पीछे कितना बच गया 10 प्लस की 1 मीन्स 10/2, और 10 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। इकाई क्या हो जाएगी बार। तो एथेन का आंशिक दाब, एथेन का आंशिक दाब कितना प्राप्त हो गया 5 बार प्राप्त। ये हो गया हेनरी नियम पर प्रश्न। अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, हेनरी नियम के कथन लिखो, हेनरी नियम की सीमाएं लिखो, हेनरी नियम के अनुप्रयोग बताइए, कुछ सी अनुप्रयोग पर आ सकता है, सीमा में से किसी पर आ सकता है, किस गैस पर लागू होता है किस पर नहीं, और नंबरिकल सवाल भी इन पर आ सकता है। ये हुआ हेनरी नियम, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, सीमाएं और उस पर नंबरिकल सवाल। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वाष्प दाब और वाष्प दाब के प्रकार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।